नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पिनराई विजयन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री, सीपीएम की बैठक में फैसला। सीताराम येचुरी ने कहा, अच्युतानंदन के अनुभवों का उठाएंगे फायदा। असम में 24 मई को बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। तमिलनाडु में जयललिता और बंगाल में ममता बनर्जी को चुना गया नेता। पांच राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में बयानबाजी। दिग्विजय सिंह ने पार्टी की रणनीति में बदलाव का उठाया सवाल। पीसी चाको ने कहा, सही मंच पर उठाए सवाल। राज्यों को मेडिकल परीक्षा नीट से 1 साल की छूट, केंद्र ने दी अध्यादेश को मंजूरी। कांग्रेस ने कहा, मेडिकल लॉबी के दबाव में हुआ फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे याचिकाकर्ता। भूमध्य सागर में मिला एयर रिजर्व विमान का मलबा। मिस्र के रक्षा मंत्री ने की पुष्टि। हादसे की जांच जारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। सीपीएम नेता पिनराई विजयन केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्य सीपीएम की बैठक में इसका फैसला लिया गया। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक दल की बैठक में ममता बनर्जी को नेता चुना गया। तो असम में पहली बीजेपी सरकार 24 मई को शपथ लेगी। केरल में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी एलडीएफ गठबंधन सरकार की अगुवाई पिनराई विजयन करेंगे। सीपीएम मुख्यालय में पार्टी नेताओं ने इसका फैसला किया। बैठक में पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी और पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात भी मौजूद थे। Comrade Pinarayi Vijayan will be proposed as the leader of the LDF legislature party. So on that basis now, Comrade Kodiyeri as the secretary will conduct the discussions with the other LDF partners. मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल वीएस अच्युतानंदन को पार्टी सचिवालय बुलाकर इस फैसले की जानकारी दी गई, जिसके तुरंत बाद वो बैठक छोड़कर चले गए। Comrade VS is like Fidel Castro for Kerala. Like Fidel is for Cuba today, advising, guiding and inspiring. Comrade VS will continue to play that role. उधर यूडीएफ नेता और मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने नई सरकार को सहयोग का भरोसा दिलाया है। From the UDF side, we will give all practical help to the new government for the welfare of the development of the state. पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। पार्टी महासचिव पार्था चटर्जी ने ममता बनर्जी के नाम का प्रस्ताव रखा और विधायकों ने इस पर मुहर लगाई। ममता बनर्जी 27 मई को लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभालेंगी। असम में भी बीजेपी के निर्वाचित विधायकों की बैठक में सरकार गठन पर चर्चा हुई। तय हुआ कि रविवार को विधायक दल की बैठक में सर्बानंद सोनोवाल को नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह 24 मई को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। एक अच्छी शासन असम को जरूरत थी। जनता ने बहुत दिल खोलकर मैंडेट देकर भाजपा लेड अलायंस को यह मैंडेट दिया है, सरकार बनाने का एक संकल्प दिया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राज्यपाल पीबी आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। गोगोई पिछले 15 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर तमिलनाडु में भी जयललिता को आज एआईएडीएम के विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी की बैठक में नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और विधायकों ने समर्थन किया। इससे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके ने 134 सीटें जीती हैं। राज्य में 32 साल के बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। और इन राज्यों में जिस तरीके से अब मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा होगी, विधायक दल का नेता चुना जाना, इन सब पर बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
लेकिन साथ ही साथ केरल में जिस तरीके से बदलाव हुआ उस पर और बातचीत करने के लिए विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, केरल में अच्युतानंदन एक लोकप्रिय नेता के तौर पर थे, चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया उन्होंने बढ़ चढ़कर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी कुछ लोग देख रहे थे, लेकिन पिनराई विजयन का चुना जाना असल में क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए वीएस अच्युतानंदन एक कद्दावर नेता हैं सीपीएम के और एलडीएफ के केरल राज्य में, और निश्चित रूप से इस चुनाव के दौरान सभी का ये मानना रहा था, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के और फ्रंट के जो गठबंधन है उसके केरल में, तो ये मानना था कि अगर गठबंधन को विजय मिलती है तो शायद वही मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे। हालांकि ना ही सीपीएम की तरफ से और ना ही एलडीएफ की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा की गई थी कि मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनका उम्मीदवार कौन है इस चुनाव में, और इस बात का जवाब जो है चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एक इतिहास केरल राज्य में रहा है एलडीएफ में, खासतौर पर सीपीएम में, कि दो अलग अलग खेमे रहे हैं, वीएस अच्युतानंदन खेमा और पिनरई विजयन का खेमा। तो निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको इन दोनों खेमों के बीच एक तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी था, और इस लिहाज से कल ही रात में जब ये नतीजे सामने आए थे तो उसके बाद देर शाम कल इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि जो एक औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती है लेफ्ट फ्रंट में, सीपीएम में, उस प्रक्रिया की बजाय जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा, केरल पहुंचेगा, और वहां एक फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एक इशारा मिलना शुरू हुआ था कि शायद पिनरई विजयन ही वो व्यक्ति होंगे जिनको मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंपी जाएगी, और आज वही हुआ। केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर पे जनरल सेक्रेटरी जो सीताराम येचुरी हैं वो वहां मौजूद थे, और उन्होंने वहां पर जब बैठक की तो उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि पिनरई विजयन जो होंगे वो केरल के 22वें मुख्यमंत्री होंगे, एलडीएफ की सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन वीएस अच्युतानंदन को उनकी जो साख है उसके हिसाब से और जो उनका एक स्टेचर जो कहा जा सकता है केरल में रहा है, उस हिसाब से उनको एक गाइड के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर पेश किया गया है केरल में। और जैसा कि सीताराम येचुरी ने कहा कि जो अच्युतानंदन है उनको केरल का फिदेल कास्त्रो कहा जा सकता है। और विशाल, चुनावी नतीजों में एक तरफा नतीजे रहे हैं, यानी सीटों लिहाज जिस तरह का अंतर है, क्या ऐसा माना जाए कि मंचानी के खिलाफ कुछ बड़े मुद्दे रहे जिसके चलते जो जनादेश था उनके खिलाफ गया? देखिए नतीजे जो हैं वो यूडीएफ के लिए ज़रूर थोड़े से आश्चर्यजनक कहे जा सकते हैं, लेकिन अगर एलडीएफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ करना ज़रूरी होगा। 2006 में जब एलडीएफ चुनाव जीता था तो एलडीएफ के पास 96 सीटें थी, यानी कि लगभग उतनी ही सीटें जितनी सीटें इस चुनाव में उन्होंने जीती हैं। तो एक तरीके से कहा जाए एलडीएफ ने इतिहास को दोहराया है। और कारण की बात करें तो एक चीज़ साफ ज़रूर नज़र आती है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, एक चीज़ देखने को मिली कि एलडीएफ ने भ्रष्टाचार को एक केंद्रीय मुद्दा बनाया इस चुनाव में। कई सारे नेता यूडीएफ के ऐसे थे जिनमें से कई मंत्री थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो उस एक मुद्दे को सामने लेकर एलडीएफ चली, और सीधे तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जरूर माना जा सकता है। लेकिन यूडीएफ के नेताओं का अभी भी चुनाव के बाद कहना है कि इतनी करारी शिकस्त, इतनी करारी हार की उम्मीद वो नहीं कर रहे थे। ज़रूर कुछ एनालिस्ट भी थे, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी थे, उनका भी मानना था कि इसे कांटे की टक्कर कहा जा सकता है, लेकिन ये एक तरफा मुकाबला होगा और जो रिजल्ट जो सामने आए हैं उस तरह का नतीजा सामने आएगा, ऐसा शायद यूडीएफ खेमे में अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन एलडीएफ के नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि वो 80 या 85 से ऊपर सीटें जरूर लेकर आएंगे। चलिए विशाल, शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। नीरजा, अगर मैं चुनावी जो राज्य रहे हैं केरल में ही जिस तरीके से अच्युतानंदन की जगह पिनराई को लाया गया है, कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जो कि अच्युतानंदन चाहते थे। देखिए, चेहरा तो अच्युतानंद थे और ये बहुत ही अद्भुत फिनोमिनन है कि 92 इयर्स पे यंग स्टेट में ऐसे लीडर को इतनी इज्जत से देखा जाए। और बहुत उन्होंने मेहनत की, हर जगह घूमे, रैलीज में गए, तो एलडीएफ को जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये भी कहा जाता था, उस समय भी कहा जाता था, अगर एलडीएफ जीतेगी तो पिनराई विजयन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या इसके बारे में पहले ही प्रीपोल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या लगता नहीं है अगर अच्युतानंदन आज मीटिंग से उठ के चले गए, जाहिर है कि उनकी नाराज़गी थी, या तो ठीक से उनको कंसल्ट नहीं किया गया या उनकी
वो खुश नहीं है खुश इस नहीं है। निर्णय से। तो इसका असर फंक्शनिंग, जो नई सरकार है केरल में, उसकी फंक्शनिंग में क्या होगा? क्या खींचातानी जो एलडीएफ के अंदर चलती रही गुटबाजी है, जो है। गुटबाजी, वो अभी भी क्या चलती रहेगी, और गवर्नेंस के ऊपर क्या उसका एक असर पड़ेगा? ये सवाल सामने आते ये हैं। चुनौती रहेगी। और मैं दो अगर महिलाओं की बात करूं, पश्चिम बंगाल जहां पर वापसी हो रही है और तमिलनाडु में भी, यहां पर रिटेन दोनों जगहों पर कर रही हैं, वो किस तरीके के अब चैलेंजेस यहाँ पर आपको देखते हैं? क्योंकि तमिलनाडु में जयललिता के बारे में जो एक नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने वापसी का, और कुछ इसी तरीके का मोवेश हाल पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट के मिलने के बाद उम्मीद नहीं दिख रही थी। देखिए, अगर आप देखा जाए ममता बनर्जी का फिनोमिनन, तो बहुत ही, मैं फिर कहूँगी, बहुत ही अद्भुत फिनोमिनन है। महिला है, कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आती हैं, कोई पॉलिटिकल मेंटोर नहीं रहा है, कोई विरासत में पार्टी नहीं मिली थी, कांग्रेस से 97 में हटी, फ्रॉम स्क्रैच जैसा कहते हैं, अपनी पार्टी खड़ी की, उस पार्टी ने कांग्रेस की जगह ली पश्चिम बंगाल में, और 34 साल की जो लेफ्ट पार्टीज का रूल था उसको उन्होंने ख़त्म किया 2011 में, और 2016 में वो अपने परफॉर्मेंस को बेटर किया और वापस पावर में आई हैं। अनप्रेसिडेंटेड है महिला होने के नाते। बहुत उनकी खामियां भी गिनाई जाती हैं कि, और जो मुझे लगता है उनकी पकड़ रही है, खासकर दोनों की, जयललिता की भी और ममता बनर्जी की भी, पकड़ रही है गांव के एरियाज में, रूरल एरियाज में, और एक जिसको हम शहरों में फ्रीबी कल्चर कहते हैं ना, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। अम्मा कैंटीन में मैं गई थी तमिलनाडु वेस्ट बंगाल दोनों पे इलेक्शन के दौरान। मैं काफ़ी क्यूरियस थी, अम्मा कैंटीन की इतना जिक्र होता है तो कैसा है? तो 3 रुपए का खाना, 2 रोटी, 1 दाल और फिर दही भात लंच टाइम मैंने लिया, 3-3 रुपए का। आप मानेंगे नहीं, खाना वो था जो मेरे घर में बनता होगा, और इतनी सफाई से, चमकती हुई थाली, चमकते हुए बर्तन, जो लेडीज सर्व कर रही थी और कुक किया था, उन्होंने एप्रन्स पहने हुए थे, सिर को कवर किया हुआ था, जो काउंटर्स थे एकदम स्पिक एंड स्पैन थे। तो आज की स्थिति में अगर इस तरह का खाना मिलता है, हालांकि हर जगह नहीं है, शहरों में है, लेकिन अगर 20 किलो चावल फ्री मिलता है राशन कार्ड होल्डर्स के लिए, और अगर आपको तुअर की दाल मिल रही है 30 रुपए में और चीनी मिल रही है 13 रुपए में, सवाल सिर्फ ये नहीं कि आप टुकड़े फेंक रहे हैं, सवाल है क्योंकि इतनी सफाई से सारा कुछ किया जा रहा है, डिलीवरी मैकेनिज्म आपका काम कर रहा है गवर्नेंस में, उसके अंदर मुझे लगा एक गरीब के प्रति इज्जत है, एक टुकड़े नहीं फेंके जा रहे हैं, उसको एहसास हो रहा है कि शायद योजना उसके लिए है, इसीलिए वो अम्मा की तरह देखते, प्रोवाइडर जो है, और उसका फायदा उन्हें चुनाव में, और उनका जितनी भी चुनौतियां थी उसका फायदा उसके बावजूद उनको मिला है। एक आखिरी सवाल असम को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी ने प्लान किया, मैं कहूँ कि शायद नतीजे ये कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल उसी के लिहाज से रहा है, लेकिन जिस तरीके से चेहरे को बनाया सर्बानंद सोनोवाल को, और जो कांग्रेस से शर्मा को लेकर आए, जोड़ी आगे जो है किस तरीके से आपको बढ़ती देखी? क्योंकि वहाँ भी कहा था कि ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में एक लाइन है, उसको कैसे पाटेगी बीजेपी? देखिए, ये जो सर्बानंद सोनोवाल को चेहरा बनाया है, यहाँ से लाके अपने आप ट्राइबल हैं, तो बहुत खूबी से, और हेमंत बिस्वा जो कि एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं, आंसू से आके फिर कांग्रेस में गए थे, और बिल्कुल मैनेजर थे तरुण गोगोई के, उनको लूज करना कांग्रेस के लिए इससे बड़ा धक्का नहीं हो सकता था, और दोनों मिलके किए हैं काम। और अब देखते हैं कि उनको सेंटर में लाया जाएगा कि शर्मा को, कि वहाँ नंबर 2 बनाया जाएगा, कितनी देर तक नंबर 2 रहेंगे, बाद में नंबर 1 बनेंगे, सर्बानंद सोनोवाल क्या वापस दिल्ली आए, ये देखने लायक चीज़ें होंगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है असम में, बिहार से हट के बीजेपी ने पोलराइजिंग, उनकी पॉलिटिक्स पोलराइजिंग एटली खुल के नहीं था वहाँ का, सबको लेके चलने की बात थी, डेवलपमेंट गवर्नेंस की बात थी। दूसरा कि आपने क्लियर कैंडिडेट दिया, और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कांग्रेस को करना चाहिए था, एलाइज को लेके चले, एजीपी को, बीपीएफ को। एजीपी
राहुल गांधी से भी मिले थे प्रफुल्ल महंता, बीपीएफ उनकी पुरानी एलाइज थी, एयूडीएफ से बातचीत चल रही थी। तो मुझे लगता है कि 282 लेके नरेंद्र मोदी पावर में हैं, लेकिन जो कल विक्ट्री के बाद उन्होंने बात की, एनडीए की बात की, तो मुझे लगता है वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे नंबर्स जो भी हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे ताकि वो दूसरी साइड में भी नहीं जाए। और शायद यही फर्क कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जो कि बड़ा अंतर दिख रहा है फिलहाल पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के साथ साथ। नीचे वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। असम में बीजेपी ने रचा इतिहास, बंगाल में ममता, तमिलनाडु में जयललिता बरकरार, केरल में एलडीएफ, पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट का विरोध कर रहे राज्यों को फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नीट अध्यादेश को मंजूरी दी गई और इसके मुताबिक इस साल राज्य भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा करा सकेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर अध्यादेश के जरिए निजी कॉलेजों को फायदा पहुंचाने का हालांकि आरोप लगाया है। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट के मुद्दे पर शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें नीट से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद राज्यों के बोर्ड इस साल मेडिकल की अलग से परीक्षा करा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हमारे मंतव्य में कोई अंतर नहीं है। हमने ही आग्रह किया, उनका फैसला आया है, हम उस पर अग्रसर हैं। जो कुछ ऑपरेशनल पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम कैसे उसको एड्रेस कर सकें, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य इस साल मेडिकल दाखिले के लिए NEET कराने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भाषा और पाठ्यक्रम की दिक्कतों के चलते इसे लागू करने के लिए और समय दिया जाए। बच्चे पेपर लिखते हैं, उनके लिए कोर्स वेयर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते। और इसलिए हमने मांग की थी कि इसको पोस्टपोन किया जाए, ताकि एक साल में हम सारी तैयारी उसकी कर पाए और हमारे बच्चों को उस दिशा में तैयार कर पाए। और मुझे बहुत खुशी है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लिया, कैबिनेट ने लिया। कांग्रेस ने अध्यादेश लाने का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि इससे गरीब छात्रों को नुकसान होगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मोदी सरकार इस ऑर्डिनेंस को वापस ले और NEET को होने दे, ताकि निष्पक्ष तरीके से बगैर पैसा और रिश्वत दिए साधारण व्यक्ति के बच्चे को डॉक्टर बनने की आकांक्षा वो पूरी कर सके। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने NEET पर अध्यादेश लाने का विरोध किया था। दिल्ली सरकार का आरोप है कि इससे निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो बिजनेस को प्रमोशन दे रहे हैं। और यहाँ तक भी शिकायत है कि 80 एक अखबार में खबर छपी थी कि 80 MPs हैं जिनके की मेडिकल कॉलेज खुद के चल रहे हैं, और वो दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की ही हैं। तो इस तरह से तो मतलब हम तो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। वहीं इस मामले में याचिका डालने वाले NGO ने फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया है। जी हाँ, हम लोगों ने इसे जरूर चैलेंज करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 9 मई के आदेश में कहा था कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होल्ड किया जा सकता, और इस तरह का अध्यादेश मेरे विचार से कानून संगत नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है। इस तरह का अध्यादेश जो है हमारे संविधान के खिलाफ है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस साल से MBBS, BDS दाखिले के लिए NEET का आयोजन किया जाए और राज्य के बोर्ड पर अलग से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेजर सर्जरी की जरूरत वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उनका कहना है कि मेजर सर्जरी से उनका मतलब पार्टी संगठन में बदलाव की जगह उसकी रणनीति में बदलाव से था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी को मेजर सर्जरी की जरूरत पर दिए बयान पर विवाद उठते देख शुक्रवार को सफाई दी। क्या कैंपेन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या मीडिया स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरह से हमको स्टेट में नई लीडरशिप तैयार करना चाहिए, जो मिडिल क्लास एस्पिरेशंस बदल गए हैं उनके बारे में क्या चर्चा होना चाहिए, कैसे उनके लिए कार्यक्रम बनना चाहिए, क्या नीति बनना चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं।
तो मेरा जो मेजर सर्जरी का आशय है वो यही है कि उस पर अब निर्णय और अमल होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के पीसी चाको ने कहा कि नेताओं को पार्टी के भीतर सही मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। So any opinion about the party's functioning and the revamping and other things is better this opinion coming the party's working committee. वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को अब सर्जरी से भी फायदा नहीं होगा। कि जब कोई सर्जरी के लायक ना बचे उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब सर्जरी की स्थिति भी नहीं बची है, कोई सर्जरी भी अब कांग्रेस को नहीं बचा सकती है। जब गैंग्रीन हो जाती है तो सर्जरी भी नहीं बचा सकती है। 4 राज्यों में मिली करारी हार के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी को नसीहत देते हुए ट्वीट किया था कि हम काफी आत्मनिरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन क्या अब हमें मेजर सर्जरी नहीं करानी चाहिए, जिसे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने हार के बाद आत्मनिरीक्षण की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्टिंग मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर स्टे देने से इनकार कर दिया और इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा। साथ ही हरीश रावत को सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करने को भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। स्टिंग मामले में उत्तराखंड सरकार के सीबीआई जांच को बंद करने की सूचना को सीबीआई ने नकार दिया है, जिसके बाद हरीश रावत हाईकोर्ट पहुंचे थे। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक, जिसमें फैसला लिया गया कि 18 मार्च के बाद 55 दिनों के घटनाक्रम की न्यायिक आयोग से जांच कराई जाए। समयावधि के साथ जो है एक न्यायिक आयोग गठित कर दिया जाए। न्याय सचिव और प्रमुख सचिव, न्याय सचिव और मुख्य सचिव जो है बैठ करके अगले मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को लाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा कम करने वाली ताकतों पर रोक लगाने पर जोर दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग के सालाना कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयोग ने गुटबंदी कर बाजार पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हुई है और व्यापार करने वालों की आज़ादी बढ़ी है। Competition creates innovations. Competition will always promote change and improvement. Competition will ensure efficiency. Competition will create new technologies. Competition will always provide you with a price competitiveness. अप्रैल महीना अब तक का सबसे गर्म महीना था। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक अप्रैल में तापमान 20वीं सदी के औसत तापमान से 1.1 डिग्री ज़्यादा रहा। अप्रैल में लगातार 12वें महीने तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। संगठन का कहना है कि गर्मी बढ़ने की मुख्य वजह जहरीली गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी है। पेरिस जलवायु समझौते में तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना शामिल था। हालांकि विश्व मौसम संगठन का कहना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन मौजूदा दर से बढ़ती रही तो ये लक्ष्य 2 पीढ़ियों बाद ही हासिल किया जा सकता है। April set new records for record high temperatures both on land and the ocean. This is the 12th straight month that we've seen temperatures records broken. बंगाल की खाड़ी में बना दबाव चक्रवाती तूफान रोआनू में तब्दील हो गया है। तूफान से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में रोआनू तूफान ने भारी तबाही मचाई है। चक्रवात की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज हवा और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हवाओं से जगह जगह पेड़ उखड़ गए, जिनसे यातायात पर असर पड़ा है। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। बारिश भी ज्यादा हो रहा है। सुबह से पहले घर से हम बाहर से निकल नहीं जाता हूँ, इसलिए खाना पाना के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। Under its influence, strong winds of 100 km/h is likely along north coastal Andhra Pradesh. Heavy
heavy rainfall is also likely along the north coastal Andhra Pradesh. मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की आशंका जताई है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। Further up to Krishna, you can expect some rainfall. So these districts we are given for one day we are given warning for heavy rainfall warning. That is heavy to very heavy rain, very likely to occur in these districts for the next 24 hours. After 24 hours, we can expect only some one or two places we can expect heavy rainfall only. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। राज्य में 10 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2008 के मुंबई हमलों के मामले में लश्कर तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने आज ये फैसला दिया। इस आतंकी हमले में 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 7 संदिग्धों पर मुंबई हमलों में मारे गए हर शख्स की मौत के लिए उकसाने का आरोप तय किया गया है। कनाडा की संसद में बुधवार को कामागाटा मारू घटना का मामला छाया रहा। कनाडाई संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री ने जहाज पर सवार मुसाफिरों के परिजनों और सिख समुदाय से माफ़ी मांगी, क्योंकि उस वक्त अगर कनाडा का कानून जहाज को प्रवेश की अनुमति दे देता तो ये घटना नहीं होती। Mr. Speaker, today I rise in this House to offer an apology on behalf of the Government of Canada for our role in the Komagata Maru incident. बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में 102 साल पुरानी गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने कबूल किया कि कामागाटा मारू जहाज को कनाडा से वापस भेजना उनकी भूल थी। जस्टिन ट्रूडो ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि सरकार उस वक्त मजबूर थी। Those passengers, like millions of immigrants to Canada before and since, came seeking better lives for their families, greater opportunities, a chance to contribute to their new home. Those passengers chose Canada. And when they arrived here, they were rejected. कनाडा को अपनी गलती का एहसास होने में 1 सदी बीत गई, लेकिन घटना का दर्द आज भी पीड़ित परिवारों के जहन में जिंदा है। भाषण में कनाडाई प्रधानमंत्री ने माना कि जहाज पर सवार सभी लोगों को उतारा जा सकता था। उन्होंने कहा कि अतीत से सबक लेते हुए भविष्य में इस तरह की गलती से बचा जाएगा। Just as we apologize for past wrongs, so too must we commit ourselves to positive action, to learning from the mistakes of the past and to making sure that we never repeat them. 1914 में कामागाटा मारू जहाज 376 भारतीय अप्रवासियों को लेकर कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा था, जिनमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल थे। लेकिन कनाडा ने यात्रियों को वहां उतरने नहीं दिया और करीब 2 महीने के असमंजस के बाद जहाज को लौटा दिया गया। कामागाटा मारू जहाज जब कोलकाता वापस पहुंचा तो ब्रिटिश सैनिकों ने जहाज पर सवार लोगों पर गोलीबारी कर 19 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी भूमध्य सागर से गुरुवार लापता इजिप्ट एयर के विमान का मलबा मिल गया है। मलबा भूमध्य सागर में मिला है। मिस्र की सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। यात्रियों के सामान और विमान के हिस्सों के मलबे मिस्र के तटीय क्षेत्र से 300 किलोमीटर दूर उत्तर में मिले हैं। विमान उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वो 56 यात्रियों और चालक दल के 10 सदस्यों को लेकर पेरिस से काहिरा जा रहा था। मुसाफिरों में 30 मिस्र के, 15 फ्रांस के और 1 ब्रिटिश नागरिक के अलावा कई दूसरे देशों के नागरिक भी इसमें सवार थे। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही। नमस्कार।